नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 8 जो कि है विविधता में एकता। आज के इस भाग 2 के अंदर हम जानेंगे कि भारत के अंदर किस प्रकार से हमें वेशभूषा और त्योहारों में विविधता देखने को मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करेंगे वेशभूषा या फिर पारंपरिक वस्त्र की, तो जैसा कि आप चित्र के अंदर देख सकते हैं, हमें ये दिखाई दे रही है कि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं लोगों ने पहन रखी है। तो ये है भारत के लोगों की संस्कृति, जहाँ पर लोग विभिन्न प्रकार की पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं। हर राज्य का अपना एक पारंपरिक वस्त्र या फिर पोशाक है। तो वस्त्र और परिधान में हम अगर बात करें जम्मू कश्मीर और जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं उनके अंदर की बात करें या फिर पश्चिम, दक्षिण और पूर्व की बात करें, सभी राज्यों के अंदर अलग अलग प्रकार का पहनावा है। शुरुआत करेंगे राजस्थान से। तो राजस्थान की महिलाएं घाघरा चोली और चुन्नी ओढ़ती है या फिर चुनरी जिसको बोलते हैं, और पुरुष धोती और शर्ट पहनते हैं। अब ये जितनी भी पोशाक या फिर वस्त्र हैं, इनको भी अलग अलग प्रकार से पहनने की विधि होती है। गुजरात में भी महिलाएं लहंगा चुन्नी या फिर जिसको घाघरा चोली बोलते हैं, और पुरुष धोती कुर्ता और धोती शर्ट पहनते हैं। पैंट शर्ट भी पहना जाता है। और साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में मुख्यतः धोती पहनी जाती है, जिसमें कुछ लोग धोती और साथ में अंग वस्त्रम कैरी करते हैं। अंग वस्त्रम एक प्रकार का दुपट्टा होता है जो साउथ के लोग पहनते हैं, और कुछ लोग जैसे कि तमिलनाडु केरल के लोग हो गए, वो धोती के साथ में शर्ट भी पहनते हैं। और साउथ की औरतें जो है वो मुख्यतः साड़ी पहनती है। अब इन साड़ी के जो कपड़ा होता है उसका प्रिंट और उसमें पहनने की भी विविधता होती है। और अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत के अंदर भी बंगाली लेडीज जो हो गई या फिर बंगाल की औरतें साड़ी पहनती है, और उधर के लोग भी धोती आदि पहनते हैं। तो इस प्रकार से हमें भारत के अंदर वस्त्र और पहनावे में विविधता दिखाई देती है। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर पग, कुर्ता और पजामा पहना जाता है पुरुषों के द्वारा, और वहाँ की महिलाएं पटियाला सूट आदि पहनती है। और भारत के अंदर पगड़ी भी भारत के अंदर कई सारे राज्यों में जैसे कि गुजरात और राजस्थान के अंदर पगड़ी पहनी जाती है। तो ये तो बात हो गई कि भारत में किस प्रकार से हर राज्य के हर समुदाय का अपना वस्त्र और वेशभूषा, जिसको हम पोशाक आदि बोलते हैं या फिर परिधान बोल सकते हैं, तो ये विविधता हमें सिर्फ और सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम फिलहाल की बात करें बच्चों, तो फिलहाल लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर जो पश्चिमी देश है वहाँ जो वेशभूषा पहनी जाती है जैसे कि जीन्स टॉप, जीन्स शर्ट आदि को फॉलो कर रहे हैं, जिससे हमारी संस्कृति का त्याग हो रहा है। जबकि हमें अपने सांस्कृतिक कपड़ों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए या फिर छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे वस्त्र या फिर परिधान हमारी पहचान है। क्यों? भारत के लोग जो कि विविधता में एकता दिखाते हैं, या फिर हमारा भारत जो कि विविधता में समृद्ध है, यहाँ की जो सांस्कृतिक पोशाक है उसको हमें कभी भी त्यागना या फिर उसका बलिदान नहीं देना चाहिए। तो भारत के हर क्षेत्र में, हर समुदाय में अपने अपने परिधान और पोशाक की स्वयं की एक शैली है। तो यहाँ पर पोशाक को पहनने की, कपड़ों पर जो रंगाई छपाई होती है उसमें भी हमें विविधता देखने को मिलती है। कुछ पारंपरिक भारतीय परिधानों के अंदर समानता भी है, जैसे कि साड़ी हो गई, और चाहे किसी भी सामग्री का उपयोग किया हो, लेकिन साड़ी को अगर हम देखें तो वो 5 या फिर 6 मीटर का एक कपड़ा होता है। तो ये जो है ये हमें दिखाता है कि किस प्रकार से परिधान अलग अलग भी है, और कुछ परिधान हमें भारत के अंदर समान भी दिखाई देते हैं, जैसे कि धोती, साड़ी आदि। तो सबसे पहला हम बात करेंगे साड़ी की। तो साड़ी अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के सूत या धागे से बना हुआ एक लंबा वस्त्र होता है, और ये सिला हुआ नहीं होता है। ये एक लंबा वस्त्र होता है जो कि भारत के अधिकांश भागों के अंदर पहना जाता है। जैसा कि मैंने आपको वस्त्र और परिधान पढ़ाते हुए बताया था कि भारत में चाहे हम दक्षिण की बात करें, पूर्व की बात करें या फिर
राजस्थान, गुजरात और जितने भी उत्तरी राज्य है उन सब के अंदर हमें साड़ी तो देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि साड़ी जो कि हमारे भारत में एक आम वेशभूषा या फिर सांस्कृतिक वस्त्र पोशाक मानी जाती है। तो अगर हम साड़ी की बात कर रहे हैं तो साड़ी जो कि एक कपड़े से बनी हुई होती है और इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कपास, रेशमी, कृत्रिम जिसको हम सिंथेटिक कपड़े भी बोलते हैं, और भी कई प्रकार के कपड़े जैसे ऑर्गेन्जा हो गया, नेट की साड़ी हो गई, जो कि आजकल इसकी वैरायटी बढ़ती ही जा रही है। तो ये बात हो गई साड़ी की। साड़ी हमें भारत में आमतौर पर महिलाएं पहने रखती है, तो साड़ी हमें आसानी से दिख जाती है। अब ये जो साड़ी है बच्चों, ये एक लंबा कपड़ा होता है, सिला हुआ भी नहीं होता है, पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, आरामदायी होता है। इसीलिए जो पश्चिमी देश है उन्होंने भी, या फिर यूरोप महाद्वीप की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी टाइम तक साड़ी का भारत से निर्यात किया था, क्योंकि वहाँ के लोगों को ये वस्त्र काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो वो, अगर हम साड़ी की बात करें तो जो अलग अलग फैब्रिक से बनी हुई होती है, अर्थात कपड़े से बनी हुई होती है, और उस पर रंगाई छपाई भी अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की डिजाइन्स भी होती है। तो रेशमी साड़ियों के प्रसिद्ध प्रकार की हम बात करें बच्चों, तो इसके अंदर बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन, पटोला, मूगा, मैसूर आदि है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर 9 गज की एक साड़ी पहनी जाती है जिसको नवारी बोलते हैं। महाराष्ट्र की औरतें मुख्यतः नवारी साड़ी पहनती है। फिर साड़ी का इतिहास क्या रहा है बच्चों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि यूरोप महाद्वीप के अंदर भी साड़ी का काफी ज्यादा निर्यात होता था। तो साड़ी पर पहने एक महिला की पत्थर पर उकेरी गई आकृति, जो कि हम इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों की इतिहास के अंदर भी साड़ी पहनी रखती थी कई सारी महिलाएं, जो कि हमें इस चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है। तो साड़ी भारत के इतिहास में भी है और आज भी एक बहुत ही ज्यादा आम और डेली या फिर दैनिक रूटीन में पहनने वाली वस्त्र है। वैशाली जो कि आज बिहार में है, वहां से ये चित्र हमें प्राप्त हुआ है और ये कुछ शताब्दी ईसा पूर्व की फोटो है या फिर चित्र है, जो कि एक पत्थर या फिर लकड़ी आदि पे बनाई गई है। तो ये जो उकेरी हुई आकृति है जिसमें एक महिला ने साड़ी पहन रखी है, ये डिजाइन जो समतल सतह के ऊपर उकेरी गई हो, और वो सतह कुछ भी हो सकती है, अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि हमें सिर्फ चित्र मिला है। तो ये पत्थर, लकड़ी, मृत्तिका जिसको सिरेमिक भी बोलते हैं, या फिर किसी अन्य सामग्री की भी बनी हुई हो सकती है। तो ये तो बात हो गई उस आकृति की या फिर चित्र की। आगे बढ़े, भारत बहुत लंबे समय तक विश्व में सर्वाधिक महीन सूत का उत्पादन करता रहा। सूत का उत्पाद या फिर कपास का उत्पाद भारत के अंदर आमतौर पर होता रहता है, चाहे हम इतिहास की बात करें या फिर चाहे आज की बात करें। फिर भारत से सूत का निर्यात होता था कई सारी वेस्टर्न या फिर पश्चिमी देशों के अंदर। तो विश्व स्तर पर वस्त्र निर्यात, जिसके अंदर यूरोप महाद्वीप भी शामिल है। छींट जो कि एक प्रकार की डिजाइन है, तो सूती कपड़े पर छापा हुआ डिजाइन है छींट, जो कि मुख्यतः साड़ी पर ये डिजाइन बनाई जाती है। तो अगर हम 17वीं सदी की बात करें या फिर 17वीं शताब्दी की बात करें तो यूरोप में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ ये छींट डिजाइन, जो कि मुख्यतः साड़ी पर उकेरा जाता था। इससे उनके स्थानीय परिधानों की बिक्री प्रभावित हुई। साड़ी पर भी और भी कई प्रकार के वस्त्रों पर, सूत के जितने भी वस्त्र होते थे उन पर छींट की डिजाइन बनी हुई होती थी, या फिर छींट नामक डिजाइन बनी हुई होती थी, या फिर लोग बनाते थे उस पर। तो ये छींट नामक जो डिजाइन थी ये यूरोप में काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई, और अगर किसी क्षेत्र में लोगों को कोई कपड़े पसंद आते हैं तो वो दूसरे क्षेत्र से उसका आयात तो करवाएंगे ही। तो इसी तरह से भारत से इन वस्त्रों का, सूत वस्त्रों का निर्यात हुआ जिस पर ये छींट डिजाइन बनी हुई थी, जिसके कुछ परिणाम भी रहे। वो परिणाम क्या रहे आइए देखते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस की अगर हम बात करें तो ये दोनों भारत से छींट के आयात पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, जिसका कारण क्या था बच्चों कि किसी क्षेत्र के अंदर अगर अन्य देश के या अन्य जगह के वस्त्र फेमस हो जाएंगे या फिर लोकप्रिय हो जाएंगे तो उनके जो लोकल वस्त्र है वो बिकने कम हो जाएंगे। अब अगर बिक्री कम होगी तो उनकी इकोनॉमी में या फिर अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आएगी, जिसकी वजह से उन्होंने इस कपड़े पर जिस पे छींट डिजाइन बना हुआ होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि उनकी बिक्री की जो गिरावट है वो वापस से संतुलन में आ जाए।
तो इसका कारण क्या है कि स्वयं के उत्पादों और संरक्षण के लिए अगर हमें स्वयं की चीजें बेचनी है या फिर उनकी बिक्री करनी है, जैसे हमारी देशी जितनी भी परिधान आदि हो गए बच्चों, तो हमें जो हमारी सांस्कृतिक परिधान है, वेशभूषा है, उनको त्याग नहीं करना है, जैसा कि हम आज कर रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, तो वेस्टर्न देशों में, पश्चिमी देशों में जो परिधान या फिर वस्त्र पहने जाते हैं वैसे ही आज हम पहन रहे हैं, जिससे हमारा भी एक प्रकार से नुकसान ही होगा, क्योंकि हमारे जो सांस्कृतिक पोशाक है उसके कपड़े बनने या फिर उसकी बिक्री होनी भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए सांस्कृतिक परिधान को ध्यान में रखते हुए हमें पाश्चात्य संस्कृति जो है उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से साड़ी के रचनात्मक उपयोग है। साड़ी जो कि एक पहने जाने वाला वस्त्र है, इसके और भी कई सारे उपयोग है जो कि हमें भारत के अंदर दिखाई देते हैं। ये सारे चित्र हमें साड़ी के रचनात्मक उपयोग के बारे में चित्रित किए गए हैं और ये दर्शाते हैं कि किस प्रकार से साड़ी को हम विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे हम इस पहले चित्र में देख रहे हैं, एक बच्चे का झूला बनाने के लिए साड़ी का प्रयोग किया गया है। दूसरा, यहाँ पर किसी फसल को पानी में से धोने के लिए आदि के लिए साड़ी का प्रयोग किया गया है। तीसरा, अगर हम देखें बच्चों, तो प्राचीन समय में क्या होता था, पानी हमारे घर के अंदर आज जैसे मोटर आदि है, ये इतनी टेक्नोलॉजी या तकनीक नहीं थी, जिससे महिलाएं क्या करती थी, बाहर से या फिर काफी दूर से पानी भर के लेके आती थी। इसीलिए सर पर मटके का या घड़े का संतुलन बना रहे, उसके लिए वो साड़ी को एक गोल आकृति में लपेटती थी और फिर अपने सर पे रखती थी ताकि संतुलन बना रहे। फिर धान आदि साफ करने के लिए भी साड़ी का प्रयोग लिया जाता है। धूप से बचने के लिए भी महिलाएं साड़ी का प्रयोग करती है। खेती के वक्त खुद की त्वचा को नुकसान ना हो तब भी अपने शरीर को ढकने के लिए साड़ी का प्रयोग करती है। और तो और जब हम सोते हैं तो कोई ऐसी जगह जहां पर हमारे पास बिछाने को कुछ नहीं है, वहां पर अपना पल्लू बिछाकर भी सो जाती है। तो इसी प्रकार से साड़ी के कई सारे रचनात्मक उपयोग भी है। नाट्य या फिर नृत्य आदि में भी साड़ी का अलग अलग प्रकार से उसको पहना जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गए साड़ी के रचनात्मक उपयोग। अगला हम बात करेंगे धोती के बारे में, जो कि हमारे भारत में पुरुषों के लिए एक आम वस्त्र है। तो धोती की भी विभिन्न शैलियां और उपयोग है। भारत के अंदर हर क्षेत्र के अंदर धोती के हमें अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। कई जगह पर सिंपल तरीके से धोती को लपेटा जाता है, जैसे कि ब्राह्मण या फिर दक्षिण के जो लोग हैं भारत के, वो लपेटते हैं और साथ में अंगवस्त्रम रखते हैं। तमिलनाडु केरल के लोग धोती के साथ में शर्ट पहनते हैं। गुजरात के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। राजस्थान के लोग धोती और अंगरखा साथ में पगड़ी पहनते हैं। पंजाब के लोग धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पजामा और पग पहनते हैं। इसी प्रकार से धोती का अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है, चाहे हम किसी पूर्वी राज्य की भी बात करें जैसे कि पश्चिम बंगाल आदि। तो धोती जो कि एक आम वस्त्र है, इसको विभिन्न प्रकार की शैली से पहना जाता है। पंडित, व्यापारी आदि हो गए, वो सीधा धोती को लपेटते हैं। मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं वो एक धोती को इस प्रकार से बांधते हैं लपेट कर कि उनको काम करने में दिक्कत ना आए। तो इसी प्रकार से जैसे महिलाओं के लिए साड़ी का बहुत ज़्यादा उपयोग है, उसको अलग अलग तरीके से पहना जाता है, वैसे ही पुरुषों के लिए धोती एक आम वस्त्र है और इसको विभिन्न प्रकार की शैलियों में या विभिन्न तरीके से पहना जाता है। आगे हम बढ़ेंगे कि भारत के अंदर किस प्रकार से त्योहारों में भी हमें विविधता देखने को मिलती है। भारत जो कि विविधता में एक समृद्ध देश है, इसमें कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार ऐसे हैं जो एक ही समय पर मनाए जाते हैं, लेकिन उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जिसका कारण क्या है, हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषा होना, अलग अलग बोली होना। तो अपनी लोकल भाषा में, बोली में जो लोग उस त्योहार को बुलाएंगे वही वहां का त्योहार हो जाएगा। जैसे कि हम आगे मकर संक्रांति की बात करेंगे, जो कि भारत के हर राज्य के अंदर उसका अलग अलग नाम है। तो भारत के त्योहारों की अगर हम बात करें तो इसमें हमें अपार विविधता देखने को मिलती है और कुछ त्योहार ऐसे हैं जो कि एक ही समय में पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश के अंदर मनाए जाते हैं, जिसकी एक ही तारीख होती है। अर्थात एक ही तारीख पर
जैसे कि मकर संक्रांति की बात करी, दूसरा उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, ये पिक्चर है, फोटो है, जिसके अंदर हमें मकर संक्रांति के विभिन्न प्रकार के नाम दिखाई दे रहे हैं, जो कि अलग अलग राज्य में उस नाम से उसको जाना जाता है। तो मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को मनाई जाती है या फिर उसके आसपास मनाई जाती है, इसको मकर संक्रांति का पर्व बोला जाता है। और ये पर्व भारत के विभिन्न भागों में जब फसल की कटाई होती है तब मनाया जाता है। तो फसल की कटाई का सूचक है मकर संक्रांति। जब फसल कटेगी तब मकर संक्रांति मनाई जाती है और जो अनाज होता है उसको उसमें अर्पित किया जाता है। तो फसल की कटाई के समय पर ये जो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है बच्चों, इसके अलग अलग नाम है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें लद्दाख, जम्मू आदि क्षेत्र की, तो यहाँ पर इसे शिशु संक्रांत से पुकारा जाता है। फिर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाले क्षेत्र में आए तो यहाँ पर माघी लोहड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। फिर हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर इसको खिचड़ी पर्व नाम से जाना जाता है। और पूर्वी राज्य जितने भी है भारत के, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा आदि, यहाँ पर इसको माघ बिहू बोला जाता है। और पश्चिम बंगाल, बिहार आदि की साइड आए हम, यहाँ पर पोष सांग क्रांति नाम से जाना जाता है मकर संक्रांति को। मध्य प्रदेश के अंदर इसको मकर संक्रांत बोला जाता है। महाराष्ट्र के अंदर इसको मकर संक्रांति बोला जाता है। फिर केरल और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो केरल में मकर विलाक्कू नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु के अंदर इसको जाना जाता है मकर संक्रमण के नाम से। फिर इस साइड अगर हम आए तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के अंदर मकर संक्रांति को पेड्डा या फिर पंडुगा नाम से जाना जाता है, या फिर साथ में भी बोल सकते हैं पेड्डा पंडुगा। फिर हम इधर आते हैं तमिलनाडु की तरफ, यहाँ पर मकर संक्रांति को पोंगल नाम से जाना जाता है। बच गया हमारा गुजरात, गुजरात के अंदर इसको उत्तरायण बोला जाता है। तो ये हो गए मकर संक्रांति, जो कि एक ही तारीख पे आता है 14 जनवरी के आसपास। उसको कई सारे नामों से जाना जाता है हमारे पूरे भारत के अंदर। तो बच्चों, हमें इस पाठ में क्या जानने को मिला कि भारत के अंदर सारी दिशाओं, चारों दिशाओं के अंदर हम देखें तो हमें विभिन्न प्रकार के वस्त्र, पोशाक या फिर परिधान दिखाई देते हैं, जो कि हर राज्य के अपनी अपनी सांस्कृतिक पोशाक या फिर परिधान है। दूसरा, हमने बात की त्योहारों की। भारत विविधता में एक समृद्ध देश है। यहाँ पर वस्त्र, व्यंजन, भोजन आदि से लेकर और त्योहारों में भी हमें विविधता देखने को मिलती है। दूसरा, कई सारे कॉमन त्योहार है, जैसे कि होली, दिवाली आदि हो गए। मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन एक ही तारीख पर मनाए जाने के बावजूद भी पूरे भारत में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई हमारे भारत की वस्त्र, परिधान और त्योहारों की विविधता। इतनी विविधता होने के बावजूद भी हमें भारत में एकता देखने को मिलती है। कैसे सारी जितनी भी 1.4 अरब जनसंख्या है भारत की, वो एक ही देश के अंदर एकजुट होकर रहती है। अब हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत से यूरोप को निर्यात किए जाने वाला छींट क्या है? विकल्प देख लेते हैं। एक प्रकार का अनाज, एक प्रसिद्ध मसाला, एक मुद्रित कागज या फिर सूती कपड़े पर छापा हुआ डिजाइन। तो बच्चों, छींट क्या है? ये एक सूती कपड़े पर छापा हुआ डिजाइन है। तो विकल्प द इसका सही उत्तर हो गया कि छींट सूती कपड़े पर छापा हुआ एक डिजाइन है। प्राचीन भारत के अंदर सूत का काफी ज्यादा उत्पादन होता था और कई सारे पश्चिम देशों के अंदर इसका निर्यात भी किया जाता था। जैसा कि हमने यूरोप महाद्वीप की बात करी थी, उसके अंदर इस छींट डिजाइन के वस्त्र का निर्यात किया जाता था, जिससे कि वहाँ के जो लोकल वस्त्र थे या फिर लोकल परिधान जो थे, उनकी बिक्री में गिरावट आई, जिसकी वजह से यूरोप, फ्रांस, जितने भी ये यूरोप महाद्वीप की जगह हैं, इन्होंने क्या किया, छींट नामक वस्त्र की या फिर छींट डिजाइन वाले वस्त्र को उसका बहिष्कार कर दिया या फिर उस पर रोक लगा दी, ताकि उनकी जो बिक्री गिरी है लोकल वस्त्रों की, वो थोड़ी सामान्य हो जाए या उसमें संतुलन आ जाए। दूसरा प्रश्न है, भारत में मकर संक्रांति का पर्व किसका सूचक है? मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? 14 जनवरी या फिर उसके आसपास, और भारत के विभिन्न राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। विकल्प एक है फसल बुआई,
दूसरा फसल की खराब दशा, तीसरा फसल कटाई, चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो मकर संक्रांति कब मनाया जाता है बच्चों? जब फसल की कटाई होती है। तो इसका विकल्प स सही है कि मकर संक्रांति फसल की कटाई होने पर मनाया जाता है, लगभग 14 जनवरी के आसपास। तो बच्चों आज के पाठ के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और मजेदार कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।